नमस्कार साथियों। प्राचीन भारत की जो इतिहास की श्रृंखला चल रही है, आज हम लोग गुप्त वंश का इतिहास या गुप्त वंश के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के हम लोगों ने मौर्य वंश के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ा, जिसमें 3 लेक्चर में हम लोगों ने पहले तो मौर्य काल के शासकों के बारे में पढ़ा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। दूसरी क्लास में हम लोगों ने अशोक के बारे में पढ़ा, पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के बारे में। तीसरी क्लास में हम लोगों ने मौर्य काल के प्रशासन के बारे में। आज हम लोग गुप्त काल के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग कुषाण वंश पढ़ेंगे और सातवाहन वंश पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग हर्षवर्धन का कार्यकाल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग हो सकता है थोड़ा हूणों के बारे में जान लें। उसके बाद प्राचीन भारत का जो इतिहास होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे कि इतिहास की प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है उसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और जो इसी की पैरेलल इतिहास की जो घटना चक्र वन लाइनर चल रही है उसको भी आप लोग देख लें। तो जो भी साथी इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम लोग जो गुप्त काल का इतिहास है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि गुप्त काल का इतिहास कैसा रहा। तो गुप्त काल की जो स्थापना करता है वो श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त काल की स्थापना की जाती है, यानी गुप्त काल का संस्थापक अगर कहें तो श्रीगुप्त होता है, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। इसकी कोई खास उपलब्धि नहीं है, तो इसलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि गुप्त काल में कौन कौन से शासक रहे, यानी कौन कौन से व्यक्ति रहे जो शासक बने। तो उसके बाद हम लोग एक एक शासक के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे गुप्त वंश की स्थापना तो श्रीगुप्त ने की थी। उसके बाद दूसरा जो शासक बनता है घटोत्कच बनता है गुप्त वंश का। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको पढ़ना नहीं है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, ये इम्पोर्टेंट शासक है। इसने महाराजा धिराज की भी उपाधि धारण की थी। इसके बारे में भी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। स्मिथ के द्वारा इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। तो स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। रामगुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई होता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की हत्या करके शासक बनता है। ठीक है। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इस यही ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से अभी आगे पढ़ेंगे। और ये शकों को पराजित करके शिकारी की उपाधि भी धारण करता है। शकारी की उपाधि और विक्रमादित्य की उपाधि, शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि की धारण। उसके बाद कुमारगुप्त शासक बनता है, और उसके बाद स्कंदगुप्त शासक बनता है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की कौन स्थापना करता है? कुमारगुप्त करता है। उसके बाद स्कंदगुप्त शासक होता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक आपको याद रखना है कौन है, तो विष्णुगुप्त है। अंतिम शासक आपका विष्णुगुप्त है। तो ये प्रमुख शासक थे गुप्त वंश के, महत्वपूर्ण। इनके बारे में हम चर्चा, हम लोग एक एक करके गुप्त वंश के शासकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। श्रीगुप्त ने श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। घटोत्कच उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हम लोग सीधा चंद्रगुप्त प्रथम पर आ जाते हैं। ये चंद्रगुप्त प्रथम ये वास्तविक शासक होता है गुप्त वंश का। ठीक है। तो वास्तविक शासक जो होता है वो गुप्त वंश का कौन होता है? वो चंद्रगुप्त प्रथम होता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो कि महत्वपूर्ण शासक है, इसका कार्यकाल 319 से 334 ईस्वी तक रहा था। तो वास्तविक या रियल शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है। इसने जो उपाधि धारण की थी वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो गुप्त वंश में उपाधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उपाधियों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये उपाधियां याद रखना है प्रत्येक शासक की। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि रखी थी? तो इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो आपको मैंने बताया कि जो श्रीगुप्त है, गुप्त वंश का संस्थापक था, उसने महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराज की उपाधि धारण की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में और जानकारी जान लेते हैं कि क्या क्या इनकी उपलब्धि रही है। तो लिच्छवी जो गणराज्य की कुमार देवी से कुमारगुप्त प्रथम विवाह करते हैं। लिच्छवी गणराज्य की कुमार देवी से चंद्रगुप्त के द्वारा विवाह किया जाता है। उनकी पत्नी बनती हैं 319 ईस्वी में। यह एक गुप्त संवत प्रारंभ करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इनकी पत्नी का नाम कुमार देवी था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं, और ये चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक होते हैं।
और 319 ईस्वी में ये गुप्त संवत चलाते हैं। तो ये आपको 5 पॉइंट या 4 पॉइंट याद रखने। इसने बिहार उत्तर प्रदेश पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। बिहार और उत्तर प्रदेश इन्होंने जीता था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसको आपको याद रखना। हम लोग द्वितीय शासक जो समुद्रगुप्त हैं उनके बारे में देख लेते हैं। समुद्रगुप्त का बहुत बड़ा इतिहास है, तो इसको हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण शासक भी हैं समुद्रगुप्त, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल था 335 से 375 ईस्वी के मध्य था, ठीक है। और जो इनकी उपाधियां हैं वो आपको महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपाधियां ही इनकी पूछी जाती हैं समुद्रगुप्त की। तो सर्वराज्यो छेदा इनको कहते हैं। परम भागवत इनकी महत्वपूर्ण उपाधि है। परम भागवत इनको याद रखना। परम क्रमांक, हर क्रमांक इनको याद रखना। कविराज भी इनको बोलते हैं, और भारत का नेपोलियन भी इनको बोलते हैं। स्मिथ ने यह उपाधि दी थी भारत के नेपोलियन को। तो ये भी आपको 4 तो याद रखना ही है कि परम भागवत, पर क्रमांक की उपाधि कविराज की, और भारत का नेपोलियन। स्मिथ ने यह उपाधि दी भारत का नेपोलियन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में उपाधियाँ की, उपाधियाँ महत्वपूर्ण है, उपाधियाँ ही प्रश्न पूछा जाता है समुद्रगुप्त का। तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी। ये समुद्रगुप्त का वर्णन करता है। प्रयाग प्रशस्ति किसका वर्णन करता है? समुद्रगुप्त का वर्णन करता है प्रयाग प्रशस्ति से। ये किस शैली में लिखी गई? ये इंपॉर्टेंट है कि ये चंपू शैली में लिखी गई थी, और ये गद्य और पद्य दोनों में दिया गया। यानी कि चंपू शैली का मतलब जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई उसे चंपू शैली के नाम से जानते हैं। और प्रयाग प्रशस्ति किसका वर्णन करती है? समुद्रगुप्त का वर्णन करती है, और हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। हरिसेन किसके दरबार में थे? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो समुद्रगुप्त के दरबार में था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो समुद्रगुप्त ने भारत पर विजय अभियान किया था, यानी किन किन राज्यों पर इसने विजय प्राप्त किया था, ये प्रश्न पूछा जाता है कि समुद्र ने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त किया। तो समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त राज्यों की विजय की। तो आर्यवर्त में कुल 9 राज्य थे। आर्यवर्त की विजय करते हैं समुद्रगुप्त। इसमें कुल कितने राज्य थे? 9 राज्य थे, ठीक है। इसका वर्णन, जो आर्यवर्त विजय का वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में, कि 13वें 14वें 21 लाइन में मिलता है। तो ये भी आपका याद रखना कि आर्यवर्त की विजय का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? ये हरिसेन के द्वारा लिखी गई, और ये चंपू शैली में। चंपू शैली का मतलब जो गद्य और पद्य में लिखी जाती है। तो ये आपको याद रखना। 9 राज्य इसमें थे आर्यवर्त में। आर्यवर्त राज्य जो प्रसवोद्धरण की नीति को लागू किया। तो यहाँ पर क्या लागू करता है? प्रसवोद्धरण की नीति को लागू करता है आर्यवर्त में। तो ये आपको याद रखना है, समुद्रगुप्त की जो आर्यवर्त की विजय की नीति थी। दूसरी वजह ये क्या करता है कि ये दक्षिण पथ की विजय करता है, दक्षिणापथ की विजय करता है। कौन? समुद्रगुप्त। और इसका जो उल्लेख है, इसका उल्लेख भी आपको प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। 19वीं और 20वीं पंक्ति से उल्लेख मिलता है। दक्षिणापथ में आपको 12 राज्यों की विजय करता है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणापथ में कितने राज्यों की विजय करता है? तो वो करता है 12 राज्यों की। और इस नीति को वहाँ पर क्या लागू किया? जो दक्षिण के राज्यों पर कौन सी नीति लागू की गई? ये भी नीतियाँ भी पूछती है। तो ग्रह मोक्षानुग्रह, तो ग्रह मोक्षानुग्रह की नीति कहाँ पर लागू करता है? यानी कि दक्षिण विजय पर। तो ये आपको याद रखना है। और उत्तर विजय पर मैंने आपको बताया कि यहाँ प्रसवोद्धरण की नीति को लागू करता है आर्यावर्त राज्य पर, ठीक है। तीसरी जो विजय करता है वो आठविक राज्यों पर करता है। आठविक राज्यों की तीसरी विजय होती है इसकी। गाजीपुर यूपी से लेकर जबलपुर का क्षेत्र कहलाता था आठविक राज्यों का। यहाँ यह इसका जो वर्णन है 21वीं पंक्ति में मिलता है, इसके प्रयाग प्रशस्ति के। और यहाँ पर जो नीति लागू करता है वो कौन सी लागू? परिचारीकृत नीति लागू करता है, यानी कि सेवक या दास बना लेता है आठविक राज्यों को। तो यहाँ पर कौन? तो ये आपको तीनों नीतियाँ जो है, मैंने पहले बताया कि आप आर्यावर्त की विजय जब करता है 9 राज्यों पर, तो कौन सी नीति लागू करता है? तो यहाँ पर जो नीति लागू करता है वो करता है प्रसवोद्धरण की नीति। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि दक्षिणापथ की विजय करता है, यहाँ पर 12 राज्यों की विजय करता है। यहाँ ग्रह मोक्षानुग्रह की नीति लागू करता है। और तीसरा आठविक राज्यों की जो परिचारीकृत की नीति लागू करता है।
चौथी, इसकी जो विजय होती है वो सीमावर्ती राज्यों की होती है। किसकी होती है? सीमावर्ती राज्यों की होती है। इसका वर्णन 22वीं पंक्ति में। और यहाँ पर कौन सी नीति लागू करता है? सर्व कर दानाज्ञा प्रणाया गमना। तो प्रमाणागमन की जो नीति लागू करता है, कहाँ पर? कि दान दो मुझको, कर दो और प्रणाम करो। तो ये नीति लागू करता है सीमावर्ती राज्यों की। ठीक है, तो ये आपको चारों विजयों के बारे में आपको पता होना चाहिए और याद कर लेना चाहिए। तो विदेशी शासकों पर जो इन्होंने विजय की उसको क्या कहते हैं? तो ये 23वीं और 24वीं पंक्ति में इसका उल्लेख मिलता है विदेशी शासकों की विजय का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और उसके समकालीन जो शासक थे वो केदार थे। कुषाण शासक इसके समकालीन होता है। इनको देवपुत्र शाही सहानुशाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको देवपुत्र शाही सहानुशाही कहा जाता है कुषाणों को। और समकालीन शासक कुषाण का कौन था? वो केदार था। ठीक है, कुषाणों का जो समकालीन शासक था वो केदार था और इनको क्या बोलता था? देवपुत्र शाही सहानुशाही कहा जाता था कुषाणों को। ठीक है, विदेशी शासकों में। आगे चर्चा करते हैं कि जो शक शासक था रुद्र सिंह थर्ड, ये इसके समकालीन था। शक शासक रुद्र सिंह थर्ड वो इसके समकालीन था। किसके? चंद्रगुप्त, सॉरी, समुद्रगुप्त के। सिंघल जो श्रीलंका का शासक था मेघवर्मन, वो भी इन्हीं के समकालीन था। इन सभी शासकों के लिए जो नीति लागू करता है वो कौन सी लगता है? कि आत्मनिवेदन कन्योपायदानम की नीति। मतलब आत्मनिवेदन करिए और अपनी कन्या का दान कीजिए हमारे साथ। यानी शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त के समकालीन थे। और सिंघल जो श्रीलंका के राजा थे मेघवर्धन, ये भी इन्हीं के समकालीन थे। और एक और शासक मैंने आपको बताया और उससे पहले कि कुषाण शासक केदार भी इनके समकालीन थे। तो ये केदार के जो नीति लागू की थी वो लागू की कि देवपुत्र शाही सहानुशाही की नीति लागू की थी कुषाण शासक की। और जो शक और सिंघल के शासक के प्रति जो नीति लागू की थी वो की थी आत्मनिवेदन कन्योपायदानम की नीति लागू की थी। ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये आपको सभी याद कर लेने, यानी कंठस्थ कर लेना है इनको आपको। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के पश्चात अश्वमेध यज्ञ किया। तो अश्वमेध यज्ञ कौन करता है? समुद्रगुप्त करता है। इसका जो विवरण मिलता है अश्वमेध प्रकार के सिक्के में मिलता है। क्योंकि अश्वमेध प्रकार के सिक्के कौन जारी करता है? तो समुद्रगुप्त जारी करता है। समुद्रगुप्त वीणा प्रेमी था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि वीणा प्रेमी समुद्रगुप्त था। इसका उल्लेख वीणा वादन प्रकार के सिक्कों में मिलता है। तो ये आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि वीणा प्रकार के सिक्के में मिलता है वीणा वादन का उल्लेख। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसु बंधु रहते थे। तो ये भी आपको याद रखना कि वह बौद्ध विद्वान थे वसु बंधु। किसके दरबार में रहते थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में था अभी हम लोगों ने जो पढ़ा। क्योंकि समुद्रगुप्त गुप्त वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य महत्वपूर्ण शासक बनते हैं। ठीक ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो महत्वपूर्ण शासक हैं इनके बारे में जान लेते हैं डिटेल से। 375 से 415 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। अपने सिक्कों पर चांदी का प्रयोग करते थे। अपने सिक्कों पर किसका? चांदी का प्रयोग करने वाले जो पहले शासक थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ये आपको याद रखना। चंद्रगुप्त के पूर्व रामगुप्त शासक था। इसकी ऐतिहासिकता का वर्णन विशाखदत्त द्वारा देवी चंद्रम गुप्तम में मिलता है। तो देवी जो चंद्रम गुप्ता पुस्तक है वो विशाखदत्त की है। और विशाखदत्त की जो दूसरी पुस्तक है वो मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस है। तो ये भी आपको याद रखना क्योंकि ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि देवी चंद्रम गुप्तम रामगुप्त के बारे में वर्णन करता है। और मुद्रा राक्षस पुस्तक किसकी है? वो है विशाखदत्त की है। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधियाँ थी वो देख लेते हैं। इनको विक्रमांक बोलते हैं, विक्रमादित्य बोलते हैं, चक्रवर्ती बोलते हैं। और एक शकारी की उपाधि ये धारण करते हैं। शकारी की उपाधि क्यों धारण करते हैं?
क्योंकि इन्होंने शकों को पराजित किया था। गुजरात के जो शक थे उनको पराजित करते हैं और शकारी की उपाधि धारण करते हैं। विक्रमादित्य और शकारी ये दोनों की, देवगुप्त और देवराज भी इनको कहते थे उपाधियाँ। तो आपको उपाधियाँ याद रखना कि विक्रमांग उपाधि किसकी है, ये आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य की। चंद्र चक्रवर्ती भी बोलते थे देवगुप्त और देवराज भी इनको। इसका काल स्वर्ण काल के नाम से पुकारा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का काल किसके नाम से जानते हैं, स्वर्ण काल के नाम से पुकारा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय के बारे में हम जान लेते हैं कि मेहरौली लौह स्तंभ में उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की ये विजयों का उल्लेख मिलता है, वो किससे मिलता है, मेहरौली लौह स्तंभ में उल्लेख मिलता है। इसमें क्या उल्लेख मिलता है कि वाहिलीक, जो वाहिलीक जिसको वल्क कहते थे, अफगानिस्तान का शासक था, शक शासक को पराजित करता है, यानी कि रुद्र सिंह को भी यह पराजित करता है। तो इनकी विजयों का उल्लेख किससे मिलता है, मेहरौली लौह स्तंभ लेख से मिलता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। तो ये भी याद रखना है आपका कि कुबेर नागा से विवाह किसने किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। कुबेर नागा इसकी पत्नी थी और इससे एक कन्या यानी प्रभावती गुप्ता उत्पन्न होती है, यानी प्रभावती गुप्ता इनकी पुत्री का नाम होता है। प्रभावती जो गुप्ता का विवाह है चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किसका किया था, ये प्रश्न पूछा गया है। वाकाटक नरेश होते हैं और प्रभावती गुप्त का विवाह या गुप्ता का विवाह करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। आप देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जितने भी पॉइंट हैं आपको सभी ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सभी आपको एक एक पॉइंट के रूप में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो चंद्रगुप्त के नवरत्न बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते कि कौन से चंद्रगुप्त के नवरत्न थे। उसके बाद एक एक करके हम लोग नवरत्नों के बारे में जान लेते हैं। कालिदास थे नवरत्नों में, अमर सिंह थे, अमरकोश की रचना की। कालिदास तो सभी लोग जानते हैं, इनकी मालविकाग्नि मित्रम है, ऋतु संहार है। तो ये पुस्तक हैं इनकी, नाटक हैं, महाकाव्य हैं कालिदास के। शंकु इसके नवरत्न में थे, वेताल भट्ट थे, घटपर्णक कर्पणक थे, छपणक थे, छपणक इनके नवरत्नों में थे, छपणक, धन्वंतरी, वररुचि। तो ये नवरत्नों में प्रमुख व्यक्ति शामिल थे इनके। और वराहमिहिर ज्योतिष खगोल शास्त्र के जानकार थे वराहमिहिर। तो आपको याद रखना है कि नवरत्न में कौन कौन व्यक्ति थे, कालिदास, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घट करपर, छपड़क, धन्वंतरी, वररुचि, वराहमिहिर। इसी तरह से आपको याद करना है इन 9 जो इनके नवरत्न थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते लेकिन इनके नवरत्न में शामिल नहीं थे, ये भी आपको बात याद रखना है। ठीक है, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, एक चीनी यात्री था फायान। तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है 399 से 414 के बीच। फायान के विषय में जान लेते हैं क्योंकि इसका जो बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्व था फायान का, और एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं फायान से। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है फायान का, वो होता है धर्माचार होता है। क्या होता है, धर्माचार होता है। बचपन का नाम जो था फायान के वो था कुंड था। 15 वर्ष तक भारत में रहा था कौन, फायान। ठीक है, तो फायान ने मौर्य साम्राज्य, अशोक, राजा प्रसाद भी देखा, यानी कि फायान ने मौर्य साम्राज्य में अशोक के राज प्रसाद को भी देखा था, यानी कि उसके राज्य को भी देखा था। भवन के बारे में फायान कहता है कि यह देवताओं द्वारा बनाया गया है, यानी कि जो अशोक का भवन बताता है वो कहता है ये दो देवताओं द्वारा बनाया गया भवन था, फायान बताता है। फायान ने सबसे ज़्यादा भ्रमण मध्य देश यानी कि मिडिल किंगडम में किया। मध्य देश में ये सबसे ज़्यादा भ्रमण करता है। इसने मध्य देश यानी कि ब्राह्मणों का बताया, यानी कि मध्य देश यह किसको बताता है, ब्राह्मणों को बताता है। और कहा कि यहाँ पर मृत्युदंड नहीं दिया जाता है मध्य देश में। बार बार राजद्रोह करने पर दाहिना हाथ काट लिया जाता है, यानी दाहिना हाथ आप काट लिया जाता है जो बार बार व्यक्ति राजद्रोह करता है। ठीक है,
यहाँ के लोग क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते हैं। ये कौन बोलता है? फायान बता रहा है। फायान ने अपनी वापसी की यात्रा पाटलिपुत्र से प्रारंभ की। तो ये फायान के बारे में जानकारी थी जो महत्वपूर्ण है, और ये चीनी यात्री था। किसके कार्यकाल में आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कार्यकाल में आता है। मध्य देश ब्राह्मणों को बताता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है फायान के बारे में। अब नेक्स्ट जो शासक होता है वो कुमारगुप्त होता है। ये शासकों के क्रम और शासकों के उल्लेखनीय प्रदर्शन के बाद हम लोग जो गुप्त काल का प्रशासन है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आज हम लोग जो शासक हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं डिटेल से। तो कुमारगुप्त नेक्स्ट शासक बनते हैं। इनको महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करते हैं। तो महेंद्रादित्य कई बार उपाधि पूछी गई है, तो ये आपको याद रखना कि महेंद्रादित्य किसको कहते थे, कौन शासक था? कुमारगुप्त था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की ध्रुव देवी से उत्पन्न था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय इनके पिता थे और उनकी माता का नाम कुमारगुप्त के ध्रुव देवी था। कुमारगुप्त के समय में सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं। इसका एक अभिलेख, सर्वाधिक जो अभिलेख मिले किस काल के मिले हैं? कुमारगुप्त के समय के मिले। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक अभिलेख कौन है? विलसण अभिलेख, एटा यूपी से मिला है। कौन कौन से अभिलेख हैं ये देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं वो किसके कार्यकाल के मिले हैं? कुमारगुप्त के मिले हैं। ठीक है, विलसण अभिलेख एटा यूपी का है, गढ़वा अभिलेख प्रयागराज का है, और जो करमदंडा अभिलेख है ये अयोध्या का है। करमदंडा अभिलेख कहाँ का है? अयोध्या का है। तुमैन अभिलेख ग्वालियर का है। तुमैन अभिलेख ग्वालियर का है। मनकुंवर अभिलेख प्रयागराज का। तो मनकुंवर अभिलेख कहाँ का है? प्रयागराज का है। तो ये प्रमुख अभिलेख थे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट के नज़रिए से देखें तो धंधे ताम्र पत्र अभिलेख राजशाही जिला बांग्लादेश में। तो धंधे का अभिलेख किसका है? कुमारगुप्त का है। दीनाजपुर अभिलेख बांग्लादेश में है, और बैगराम अभिलेख बांग्लादेश में। तो ये आपको याद रखना है, तीनों के विदेश में थे कुमारगुप्त के अभिलेख। तो ये इसके बारे में याद रखना है। तो कुमारगुप्त के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया गया था। ये भी आप बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो शासक देखते हैं वो स्कंदगुप्त के बारे में देखते हैं, यानी 455 से 467 ईस्वी के मध्य। इसने किरमादित्य की उपाधि धारण की। तो आपको याद रखने सभी, मैंने आपको क्या बताया, सभी शासकों की आपको उपाधि याद रखनी। जैसे कुमारगुप्त को मैंने बताया था महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की है, और स्कंदगुप्त ने किरमादित्य की उपाधि धारण की थी। हूणों का आक्रमण हुआ था किसके समय? स्कंदगुप्त के समय। जो हूण नेता थे वो थे खुसानेबाज, तोरमाड़ और मीरकुल। तो हम लोग तोरमाड़ और मीरकुल के बारे में पढ़ेंगे जब हूण पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कुषाण वंश होगा, सातवाहन वंश होगा। तो इसके बाद हम लोग इनके बारे में भी पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा हूण के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हर्ष के बारे में बात करेंगे। उसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास होगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर वन लाइनर जो घटना चक्र है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्कंदगुप्त और हूणों के मध्य जो संघर्ष का विवरण मिलता है वो कहाँ मिलता है? स्कंदगुप्त और हूणों के मध्य जो संघर्ष का विवरण मिलता है आपका भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ स्तंभ लेख, ये दो अभिलेखों से आपके स्कंदगुप्त और हूणों के मध्य संघर्ष का विवरण मिलता है। जो भीतरी स्तंभ लेख है ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। इससे क्या मिलता है कि संघर्ष का भीषण विवरण मिलता है। तो संघर्ष का भीषण विवरण किससे मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख से। जूनागढ़ स्तंभ लेख से क्या मिलता है? तो इससे पराजय का विवरण मिलता है। इसमें पराजय का विवरण आपको मिलता है। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, ये विवरण आपका जूनागढ़ स्तंभ लेख से मिलता है। एक भिटारी स्तंभ लेख है, इसमें क्या है कि पुष्यमित्रों के संघर्ष के साथ संघर्ष का वर्णन मिलता है। तो पुष्यमित्र के साथ संघर्ष का वर्णन किससे मिलता है? भिटारी स्तंभ लेख से। तो ये स्तंभ लेख है जिससे आपको जानकारी मिलती है स्कंदगुप्त के बारे में, उसकी विजयों के बारे में। ठीक है, स्कंदगुप्त ने पड़ोसी देश चीन के साथ विदेशी संबंध स्थापित किया था। स्कंदगुप्त ने पड़ोसी जो देश है चीन के साथ क्या किया था? विदेशी संबंध स्थापित किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीन के शांग सम्राट के दरबार में अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था। तो चीन के जो शांग सम्राट के दरबार में एक प्रतिनिधि मंडल कौन भेजता है? स्कंदगुप्त भेजता है। ठीक है, स्कंदगुप्त का जो सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है वो जूनागढ़ अभिलेख है।
यह गुजरात प्रांत में स्थित है। इसमें स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ के राज्यपाल पर्णदत्त द्वारा सुदर्शन झील के ऊपर बांध के पुनर्निर्माण का कार्य का विवरण मिलता है। इसमें स्कंदगुप्त के जो उपराज्यपाल थे यानी पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित का उल्लेख मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित का भी उल्लेख मिलता है इसमें, इस सुदर्शन झील में। ठीक है, स्कंदगुप्त के जो अन्य अभिलेख हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि स्कंदगुप्त के कौन कौन से अभिलेख हैं। जैसे इंदौर अभिलेख बुलंदशहर यूपी में पड़ता है, पूछ लिया जाता है। काहोम अभिलेख गोरखपुर यूपी में मिलता है। इसी में स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य कहा है, यानी कि काहोम अभिलेख में ही ये गोरखपुर में पड़ता है और इसी में ही स्कंदगुप्त को क्या कहा है, शक्रादित्य कहा है। ठीक है, तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है। नोट पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग कि स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश का पतन होने लगा। इसे के बाद पुरगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त व अन्य शासक बने गुप्त वंश के। ठीक है, तो इसके बाद गुप्त वंश के और अन्य शासक बने। ठीक है, और आपको पता है ये कि गुप्त वंश का जो अंतिम शासक है वो है आपका विष्णुगुप्त। तो इस वंश का जो अंतिम शासक है गुप्त वंश का वो है विष्णुगुप्त, अंतिम शासक बनता है। ठीक है, इस वंश के शासक भानुगुप्त की एरण के अभिलेख यानी कि 510 एक शासक होते हैं भानुगुप्त, इनका एक अभिलेख है एरण के अभिलेख 510 ईस्वी का, से हमें सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भानुगुप्त के किस अभिलेख से हमें सती प्रथा का वर्णन मिलता है, तो वो है एरण का अभिलेख। ऐसा उल्लेख मिला है कि भानुगुप्त का जो मित्र था और सेनापति गोपराज हूणों से लड़ता हुआ मारा गया। तब गोपराज की पत्नी ने सर्वप्रथम सती प्रथा को अपनाया था। तो गोपराज की जो पत्नी है उसने सती प्रथा को अपनाया था। तो ये पहला सती प्रथा का साक्ष्य कब मिलता है, 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। तो ये जो गुप्त काल के शासक और उनकी उपलब्धियां थी। हम लोग अगली क्लास में गुप्त काल का जो प्रशासन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गुप्त काल का प्रशासन कैसा था, क्योंकि गुप्त काल के प्रशासन से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए एग्जाम में और पूछे जाते थे। और RO 2024 की जो परीक्षा थी उसमें भी गुप्त काल के प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। हम लोग क्या है गुप्त काल के बाद उसका प्रशासन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग कनिष्क के बारे में, फिर सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद छोटे छोटे शासक अगर देखेंगे कोई इंपॉर्टेंट होगा तो उसके बाद चर्चा करेंगे, नहीं सीधा हर्षवर्धन के बाद। उसके बाद थोड़ा हूणों के बारे में पढ़ लेंगे तो उसका प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो समाप्त हो जाएगा। जो भी साथी चैनल पर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के पैरेलल हम लोग घटना चक्र जो वन लाइनर की सीरीज है उसको भी प्रारंभ किए हैं, तो वो भी इसी की पैरेलल चल रही है। तो आप अगर ये क्लास के बाद अगर वो देखेंगे तो, क्योंकि उसमें क्या RO और PCS जितने भी स्टेट एग्जाम के परीक्षा से संबंधित प्रश्न आए उसमें दिए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और याद भी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।